वेलकम बैक दोस्तों। 1972 में उरुग्वायन एयर फोर्स फ्लाइट 571 जिसमें 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर निकलते हैं सैंटियागो के लिए। करीब आधे से ज्यादा दूरी की उड़ान भरने के बाद उस प्लेन का काफी भयानक एक्सीडेंट होता है और करीब 2 महीने के एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में सरवाइव करने के बाद 45 लोगों में से सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बच पाते हैं। दोस्तों, इस एक्सीडेंट से लेकर उन 16 पैसेंजर की जिंदगी बचने के बीच की कहानी इतनी इनक्रेडिबल है कि इसे मानव जाति का आज तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको कई ऐसे सीन भी दिखेंगे मूवी में जो रियल क्रैश साइट से लिए गए हैं। कहानी शुरू होती है रग्बी गेम से, जिसमें रॉबर्टो नाम के प्लेयर के पास बॉल आती है और वो अपने कैप्टन के ऑर्डर्स ना फॉलो कर बॉल किसी को भी आगे पास नहीं करता, जिस कारण उनकी टीम इस मैच को हार जाती है। रॉबर्टो को इस गलती की सजा ड्रेसिंग रूम में दी जाती है। तभी उनका कैप्टन मार्सिलो आता है, जो उन्हें प्लेन टिकट के पैसे देने के लिए बोलता है, क्योंकि उनका अगला मैच चिले सैंटियागो में है। टीम प्लेयर चाहे तो अपने दोस्तों को भी साथ ले जा सकते हैं। गैस्टन नाम का प्लेयर भी अपने 3 जिगरी दोस्तों को साथ चलने के लिए बोलता है, जिसमें नूमा नाम का ये बंदा जाना नहीं चाहता, लेकिन इसके दोस्त उसे अपने साथ चलने के लिए कन्विंस कर ही लेते हैं। अगले दिन उरुग्वायन फ्लाइट 571 को रेडी किया जाता है और एयरपोर्ट पर पैसेंजर आने शुरू होते हैं। इस फ्लाइट में टोटल 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर हैं, जिसमें से 19 यंगस्टर रग्बी टीम के प्लेयर या उनके दोस्त हैं। नूमा, जो किसी को भी नहीं जानता, उसे आज ये अनजान लोग अपने से लग रहे हैं। फ्लाइट टेक ऑफ होती है। सभी लोग काफी एक्साइटेड हैं इस ट्रिप को लेकर। दोस्तों, इस प्लेन का रूट कुछ ऐसा है कि सैंटियागो जाने के लिए प्लेन के सामने काफी ऊंचे एंड्स के माउंटेन रेंज आएंगे, इसलिए प्लेन साउथ की तरफ से मुड़कर 2 माउंटेन रेंज के बीच में से निकलकर फिर सैंटियागो पहुंचेगा। प्लेन काफी घने कोहरे के बीच से होकर गुजरता है, जिसकी वहां से विजिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। पहले पैसेंजर को कुछ झटके महसूस होते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग घबरा जाते हैं। हर बीते मिनट के साथ झटके और तेजी से महसूस होने लगते हैं और प्लेन भी जैसे जमीन की तरफ खींचा चला जाता है। नूमा देखता है कि पायलट पूरी कोशिश कर रहे हैं प्लेन को ऊपर की तरफ ले जाने की। तभी दोस्तों, प्लेन एंड्स के माउंटेन रेंज से टकरा जाता है। आधा प्लेन तो पूरी तरह से क्रैश होकर पीछे की तरफ चला जाता है और बाकी का आधा एक घाटी में जा गिरता है। दोस्तों, जो लोग कुछ घंटों पहले खुश थे, अब उनकी जिंदगी पल भर में बदल चुकी है। नूमा अपने आप को स्थिर करता है और देखता है कि कुछ लोग जो सेफ हैं वो बाकी लोगों की मदद कर रहे हैं प्लेन के मलबे के नीचे से उन्हें बाहर निकालकर। रग्बी प्लेयर बाहर की तरफ जाकर प्लेन के फ्रंट साइड के शीशे को तोड़ते हैं ताकि पायलट को निकाला जा सके। अनफॉर्चुनेटली पायलट बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है। इसके अलावा प्लेन का कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस काम नहीं कर रहा है। पायलट के अपने पैसेंजर के लिए आखिरी शब्द थे कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। रात होते होते टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्लेन क्रैश के तुरंत बाद 12 लोग मर जाते हैं और बाकी के 33 लोगों को झेलना है इस खून जमा देने वाली सर्दी को, वो भी एक प्लेन के स्क्रैप के अंदर। जिंदा बचे लोग एक दूसरे में सिमटकर अपनी रात गुजारते हैं और ये घायल बंदा जो रात भर बचाव बचाव कर रहा था, सुबह होते ही उसकी डेड बॉडी लोगों को नजर आती है। नूमा प्लेन से बाहर निकलकर देखता है कि वो लोग ऐसी जगह फंस चुके हैं जहाँ के चारों तरफ एंड्स के ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। रग्बी प्लेयर्स प्लेन की टूटी फूटी सीट को बाहर निकालते हैं ताकि जिंदा बचे लोगों के लिए प्लेन में कुछ जगह बन सके। इसके बाद वो लोग गर्म कपड़े और जो भी थोड़ा बहुत खाने का सामान है उसे एक सूटकेस में इकट्ठा कर लेते हैं और इसके बाद रग्बी प्लेयर्स प्लेन के अंदर की सारी डेड बॉडीज को बाहर एक जगह पर इकट्ठा कर रख देते हैं। एक बंदा थोड़ा थोड़ा खाना कई हिस्सों में बांट देता है। दोस्तों, वो थोड़ा खाना रोटी के एक टुकड़े के बराबर है। जिंदा बचे लोग उस एक टुकड़े को खाकर कुछ राहत लेते हैं। इसी दौरान उन्हें एक प्लेन की आवाज आती है। वो सब चिल्लाना शुरू करते हैं इस उम्मीद में कि प्लेन उन्हें बचाने आ सके, लेकिन प्लेन की आवाज धीरे धीरे गायब हो जाती है और दूसरे दिन की दूसरी रात भी उन्हें -30 डिग्री की ठंड झेलनी पड़ती है। लेकिन इस बार उन्होंने प्लेन के स्क्रैप को अच्छे से कवर कर दिया है ताकि ठंड प्लेन के अंदर ना आ सके। मार्सिलो, जो कि रग्बी टीम का कैप्टन है, उसे उम्मीद है कि कोई ना कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा, लेकिन बाकी लोगों को हर बीता पल अपनी मौत के नजदीक लाता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे दिन की सुबह होती है। फॉर्चुनेटली आखिरी रात इस बार कोई ठंड से नहीं मरता। वो लोग बर्फ को धूप में
पिघलाकर पानी स्टोर करते हैं। बर्फ पर बड़े निशान बनाए जाते हैं ताकि रेस्क्यू प्लेन का ध्यान उनकी तरफ आ सके। तभी उन लोगों को एक प्लेन और नजर आता है। वो लोग चिल्लाते हैं, सनलाइट को शीशे के जरिए रिफ्लेक्ट भी करते हैं ताकि पायलट का ध्यान उनकी तरफ आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्लेन का इंतजार उनके लिए कभी न खत्म होने वाला इंतजार बनकर रह जाता है। अगले दिन उनमें से 4 लोग ऊंची जगह पर जाते हैं ताकि उन्हें प्लेन का दूसरा हिस्सा मिल सके। कुछ ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि उनका प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हो रखा है जिसके साइड में काफी ऊंचे माउंटेन्स हैं, जिसकी वजह से पिछले 3-4 दिनों से जो रेस्क्यू प्लेन आ रहे हैं वो उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे उस एक्सट्रीम कंडीशन में उनके 6 दिन कट जाते हैं। अब वो थोड़ा बहुत खाना भी खत्म हो चुका है जो उन्होंने शुरुआत में इकट्ठा किया था। नांदो कार्लो नाम के बंदे से कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, चाहे मुझे उसके लिए डेड बॉडीज ही क्यों ना खानी पड़े। कड़कती सर्दी के साथ अब भूख भी इन लोगों को तड़पा रही है। रॉबर्टो जो कि मेडिकल स्टूडेंट है, वो मार्सिलो को कहता है कि हमने पिछले 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है, हमें मजबूरन डेड बॉडीज को खाना पड़ेगा, नहीं तो हम सब ठंड से पहले भूख से ही मर जाएंगे। आधे लोग इसके लिए तैयार होते हैं और आधे नहीं। लोग जूते के फीते, सिगरेट जैसी चीजें खाना शुरू करते हैं। वो लोग जो टॉयलेट कर रहे हैं वो भी बिल्कुल काला हो चुका है। हालात इतने बुरे हैं कि ये बंदा अपने सभी साथियों को कहता है कि अगर मैं मर गया तो मैं अपनी बॉडी तुम्हें खाने की इजाजत देता हूँ। ये लाइन बोलने के बाद कुछ लोग बाहर जाकर मरे हुए लोगों की बॉडी को काटकर उन्हें खाने लगते हैं। भूख की तड़प के कारण मार्सिलो और नूमा को छोड़कर सभी लोग वहाँ जाकर अपनी भूख मिटाते हैं। अगले दिन से सिर्फ एक बंदा बॉडी को चुनता है और उसे चट्टान के पीछे ले जाकर काटने लगता है ताकि सभी लोगों को ये पता न चल सके कि वो किसकी बॉडी को खा रहे हैं। एक सुबह इस बंदे को सूटकेस में रेडियो मिलता है। वो लोग जुगाड़बाजी कर उस रेडियो को चालू भी कर लेते हैं, लेकिन रेडियो से मिली खबर से उनकी बची कुची थोड़ी बहुत उम्मीद भी खत्म हो जाती है। रेडियो पर न्यूज आती है कि कई दिनों से फ्लाइट 57 ना मिलने के कारण उसका रेस्क्यू का काम रोक दिया गया है। सरकार ये मान चुकी है कि इतने कम टेम्परेचर में अब कोई जिंदा नहीं बचा होगा। ये खबर सुनकर कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग पागलों की तरह बर्ताव करने लगते हैं और कुछ लोग शांत हैं, बिल्कुल एक मरे हुए व्यक्ति के समान। मार्सिलो जो अब तक डेड बॉडीज नहीं खा रहा था, वो कहता है कि अब जो भी खाने को है वो खा लो, क्योंकि अब कोई चमत्कार ही हमें यहाँ से बचा सकता है। नूमा 2 बंदों के साथ उस तरफ निकल पड़ता है जिस तरफ आधा प्लेन टूटकर गिर गया था। नूमा और उसके दोस्तों को कुछ लोग ही डेड बॉडीज मिलती है जो प्लेन एक्सीडेंट के वक्त ही नीचे गिर गए थे। वो सब आगे जाते हैं ताकि उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा मिल सके, लेकिन मौसम खराब होने लगता है। बर्फीला तूफान आता है और रात भी हो जाती है। दोस्तों वो रात नूमा और उसके साथियों की अब तक की सबसे मुश्किल रात थी, क्योंकि इस बार ना तो उनके ऊपर छत थी और ना ही गर्म कपड़े। सुबह होती है, वो तीनों बर्फ की मोटी चादर से बाहर निकलते हैं। दोस्तों जीने की चाह ही इन लोगों को अब तक जिंदा बचाए हुए है। वो तीनों वापस बाकी लोगों के पास आ जाते हैं और नूमा जो अब तक ह्यूमन बॉडी को नहीं खा रहा था, उसे भी मांस के टुकड़े को निगलना पड़ता है। ये है 17वां दिन। वो लोग इस बुरे समय को भी हंसकर बिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी और भी कई मुसीबतों का सामना करना बाकी था। उन लोगों को कुछ आवाज आती है और अचानक बहुत सारी बर्फ प्लेन स्क्रैप के अंदर तक आ जाती है। कुछ लोग जो बर्फ से अपने मुंह को बाहर निकाल चुके हैं, वो बाकी लोगों को भी बर्फ से बाहर निकालते हैं, लेकिन तभी एक और बर्फ का सैलाब तेजी से उनकी तरफ आता है और वो सब दफन हो जाते हैं बर्फ की मोटी चादर के नीचे। दोस्तों इस घटना में कई लोग मारे जाते हैं, जिसमें रग्बी टीम का कैप्टन मार्सिलो भी शामिल है। उसे अब वो मुक्ति मिल चुकी है जिसका जिंदा बचे लोग इंतजार कर रहे हैं। अगली सुबह नूमा प्लेन की विंडो को पैरों से तोड़ता है, जिस वजह से उसके पैर में कट लग जाता है। फिलहाल तो उसे बस यहाँ से निकलना है और वो तेजी से अपने ऊपर जमी बर्फ को हटाता हुआ ऊपर की तरफ आ जाता है। जल्दी बाकी के लोग भी उस जगह से निकल आते हैं और धूप को अपने ऊपर महसूस कर वो सभी लोग काफी खुश होते हैं। रग्बी प्लेयर्स ये समझ चुके हैं कि इन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला, इन्हें खुद ही यहाँ से निकलना होगा। नूमा, रॉबर्टो, नांदो और एंटोनियो निकल पड़ते हैं अर्जेंटीना की तरफ, इस उम्मीद में कि उन्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाएगा। उन लोगों ने मोटे कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि उनका सफर कितना लंबा होगा और कितनी रातें उन्हें सर्द हवाओं में गुजारनी पड़ेगी, इन चारों को भी नहीं पता। रास्ते में नूमा चलते चलते गिर जाता है
उसके साथियों को पता चलता है कि उसके पैर में कट लगने के कारण इन्फेक्शन हो गया है। इस वजह से नुमा को वापस अकेले प्लेन स्क्रैप की तरफ जाना पड़ता है। दोस्तों नुमा पूरी तरह से उम्मीद हार चुका है। वो ना तो अब किसी की मदद कर पा रहा है और ना ही उसे ये पता कि वो लोग इस जगह से कैसे बाहर निकलेंगे। जो बाकी के 3 लोग अर्जेंटीना की तरफ जा रहे हैं उन्हें प्लेन के पिछला हिस्सा मिलता है। वहाँ से उन्हें अपनी जरूरत का काफी सामान मिल जाता है, गर्म कपड़े, रम की बोतल्स, चॉकलेट और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेन की बैटरी। लेकिन ये इतनी भारी है कि वो बैटरी को ले जा नहीं सकते, इसलिए तीनों वापस अपने दोस्तों के पास आते हैं और वहाँ से प्लेन का रेडियो लेकर निकलते हैं फिर से बैटरी की तरफ। वहाँ जाकर रेडियो कुछ देर के लिए स्टार्ट हो जाता है, लेकिन रोबर्टो की बात किसी भी ऐसे बंदे से नहीं हो पाती जो उनको यहाँ से बचा सके। निराश होकर वो लोग वापस अपने उन दोस्तों के पास चले जाते हैं जो उनसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे। बस उन्हें वहाँ से एक वाटर प्रूफ फैब्रिक मिल गया है जिसे वो लोग स्लीपिंग बैग बना सकते हैं। इतने बुरे हालात होते हुए भी वो लोग हंसते हुए फोटो खिंचवाते हैं, इस उम्मीद में कि अगर वो मर भी गए तो उनके दोस्तों को, उनके परिवारों को लगना चाहिए कि अपने जिंदगी के आखिरी वक्त तक उनके अपने खुश रहे। दोस्तों ये कुछ रियल इमेजेस हैं उन सर्वाइवर्स की। दोस्तों नुमा नांदो को कहता है कि मैंने अपने आप को समझा लिया है, मेरा सफर तुम लोगों के साथ सिर्फ यहीं तक का था। अगली सुबह नुमा अपनी आखिरी सांस लेता है। रोबर्टो को उसके हाथ से एक नोट मिलता है जिस पर लिखा है कि अपने दोस्त के लिए अपनी जान देने से बड़ा कोई प्यार नहीं है। रोबर्टो फैसला करता है कि वो इस बार चिले की तरफ निकलेंगे। रोबर्टो, नांदो और एंटोनियो अपने जरूरत का सामान लेकर निकल पड़ते हैं वेस्ट की तरफ। वो लोग पूरा दिन माउंटेन रेंज पर चढ़ते हैं और शाम को बर्फ में केव बनाकर स्लीपिंग बैग के अंदर सर्द भरे तूफान में अपनी रात गुजारते हैं। अगली सुबह फिर से कठिन चढ़ाई शुरू की जाती है और वो एंड्स माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुके हैं। वहां से उन्हें कई पहाड़ और उनके बीच बनी घाटी नजर आती है। नांदो रोबर्टो से कहता है कि मैं वापस नहीं जा सकता, हमें ये घाटी पार करनी ही होगी, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। दोस्तों इस घाटी को पार करने के लिए उन्हें 10-12 दिन का टाइम लगेगा और उनके पास सिर्फ 6-7 दिन का खाना ही बचा है। वो तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि एंटोनियो वापस जाएगा ताकि खाने का टाइम स्पैम 6-7 दिन से बढ़कर 10-11 दिन हो जाए। रोबर्टो और नांदो अपना सफर शुरू करते हैं घाटी में चलते हुए। करीब 10 दिन के मुश्किल सफर के बाद उन दोनों को एक रिवर नजर आती है जिससे वो जी भरकर पानी पीते हैं। नांदो को एक फ्रॉग नजर आता है और वो खुशी से रोबर्टो रोबर्टो चिल्लाता है और यहाँ रोबर्टो को पूरा एक इंसान नजर आता है जो घोड़े पर बैठा है, जिसे देख इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। रोबर्टो एक लेटर लिखकर उस आदमी के पास भेजता है जिसमें फ्लाइट 571 के 16 पैसेंजर अभी भी जिंदा हैं, ये बात लिखी होती है और ये लेटर जल्दी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास पहुंचता है। रोबर्टो और नांदो करीब 2 महीने बाद नॉर्मल खाना खा पाते हैं जो उन्हें एक सपने की तरह लग रहा होता है। जल्दी एक हेलीकॉप्टर नांदो को लेकर उस तरफ निकल पड़ता है जहां उसके बाकी के दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर और नांदो को देख वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ये दोस्तों रियल फुटेज है उन सर्वाइवर्स की जो हेलीकॉप्टर से ली गई थी। वो लोग जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और जल्दी उन्हें रोबर्टो के पास ले जाया जाता है। दोस्तों ये 16 सर्वाइवर्स अपने परिवार वालों से मिलते हैं। एक तरह से ये उनका दूसरा जन्म है जिसके लिए वो ऊपर वाले का शुक्रगुजार करते हैं। हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ उनका स्वागत करती है। हर पेन, हर कैमरा, हर आदमी उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि आखिर क्या हुआ इन लोगों के साथ उन एंड्स के बर्फीले पहाड़ों में। कई लोग इसे चमत्कार मानते हैं लेकिन ये 16 लोग इसे चमत्कार नहीं बल्कि एक जंग मानते हैं जिसे लड़कर ये सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। सो दोस्तों आज की हमारी सर्वाइवर स्टोरी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करूंगा आपको ये रियल इंसिडेंट बेस्ड स्टोरी अच्छी लगी हो। कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई बढ़िया बेहतरीन कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।